नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 20 मार्च 2023 को जो कि एसएससी CHSL के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों चारों शिफ्टों के 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर है दोस्तों। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताए जाएंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाले शिफ्टों में है या फिर किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ में दोस्तों किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है आप डायरेक्टली हमें 8181819473 पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो का PDF फाइल जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से टेलीग्राम और जो कि व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? तो श्रीरंगपट्टनम जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। बात करते हैं दोस्तों, तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था जिसने 1782 से 1799 तक शासन किया था। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाघ के रूप में भी जाना जाता था। वह शक्तिशाली मैसूर शासक हैदर अली के पुत्र था। टीपू सुल्तान ने भारत में फ्रांसीसियों के साथ जो कि सकारात्मक संबंध बनाए रखा और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। ठीक है, बात करते हैं तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसने 14वीं शताब्दी में विजय साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया। हम्पी उत्तरी जो कि कर्नाटक में स्थित एक शहर है। हम्पी हिंदू और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। बात करते हैं दोस्तों, तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी विजयनगर को जो कि 1500 ईस्वी के बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्य युगीन शहर माना जाता है। हम्पी में स्मारकों के समूहों को 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इस स्थान पर लगभग जो कि 1600 स्मारक हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो मैसूर जो कि 1399 से 1956 तक मैसूर साम्राज्य की राजधानी थी। प्रसिद्ध जो कि बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। कर्नाटक में बेलूर जो कि होयसल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। बात करते हैं तो भारतीय संविधान में जिसमें राज्यों को अनुच्छेद 371 से जे के तहत जो कि विशेष प्रावधान किए गए हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 371 के तहत नागालैंड को कुछ विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष जो कि प्रावधान इस प्रकार है। बात करते हैं तो नागालैंड धर्म जो कि सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून एवं प्रक्रिया, नागा प्रथागत कानून के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्यायिक प्रशासन के निर्णय के मामले में संसद कानून नहीं बना सकती है। संसद राज्य विधानसभा की सहमति के बिना भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्ताक्षर में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो ये उसके अकॉर्डिंग है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद जो कि राज्यों को अलग से जो कि प्रावधान देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद ए का तो बता दिए, चलिए अनुच्छेद बी का बता देते हैं। अनुच्छेद 371 बी जो कि असम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर से। अनुच्छेद 371 डी जो कि डी और ई जो कि आंध्र प्रदेश से। अनुच्छेद 371 एफ जो कि सिक्किम से। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम से। अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश से। अनुच्छेद 371 आई गोवा से। और अनुच्छेद 371 जे जो कि हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के 6 पिछड़े जिलों से संबंधित है। तो इनको याद रख लीजिएगा दोस्तों। 2022 का फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता था। बात करते हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया के हैं। बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2022 राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं। विंबलडन ओपन 2022 का जो कि नोवाक जोकोविच जीते हैं। US ओपन 2022 का
अल्कराज जो कि गार्मिया स्पेन के जीते हैं। तो इनको याद रख लीजिएगा, ये पुरुष एकल का है। CKCC का फुल फॉर्म पूछा था, तो केंद्रीय किसान क्रेडिट कार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 का सिंगापुर ओपन का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है। एक प्रश्न आया था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन ऐसे हैं दोस्तों की जो कि वसा में घुलनशील है। वहीं 2 विटामिन केवल हैं जो कि पानी में घुलनशील है। तो चलिए बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन जो कि वसा और तेलों में घुल सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन आहार में वसा के साथ अवशोषित होते हैं और इसे शरीर के वसायुक्त ऊतकों में संग्रहित किया जा सकता है। पौधे और पशु स्रोत वसा में घुलनशील विटामिन के उदाहरण हैं। बात करते हैं दोस्तों तो विटामिन B12 और C और B9 पानी में घुलनशील विटामिन है, तो इनको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि सितंबर 2022 में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ था? अगर ये पूछा गया होगा तो दोस्तों, क्योंकि बच्चे ने बोला कि सितंबर तक क्या पूछा था, तो अगर सितंबर में पूछा गया होगा तब तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच में 7 समझौतों का आदान प्रदान हुआ था। तो इसको आप कंफर्म कीजिएगा, ये आया था या फिर कोई और आया था। एक प्रश्न आया था कि इनमें से सुमेलित कीजिए, तो उसमें सुमेलन करना था दोस्तों, मिलाना था। आपके नदियों के जो कि सहायक नदियाँ दी थी तो उसी के अकॉर्डिंग उनको मिलाना था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चेहरे पर अनेक तरह के रंग लगाकर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो कथकली आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों तो कथकली का एक शास्त्रीय केरल का नृत्य है। कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है और अतीत की कहानियाँ सुनाती है, खासकर भारतीय महाकाव्यों की, और अपने प्रदर्शन की जो कि बारीकियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। वही बात करते हैं दोस्तों, इसमें नर्तक जो कि कहानियों की भूमिकाओं, राजाओं, देवताओं, राक्षसों आदि को विशेष श्रृंगार और वेशभूषा के साथ निभाते हैं। गायक कथा सुनाते हैं और ताल वादक जो कि संगीत वाद्य बजाते हैं। अलग अलग चेहरे के रंग अलग अलग मानसिक अवस्थाओं और पात्रों को दर्शाते हैं। कथकली का श्रृंगार जो कि मेकअप, वेशभूषा, कॉस्ट्यूम भव्य, रंगीन और जो कि विविधतापूर्ण होते हैं और चेहरे पर अनेक तरह के रंग लगाए जाते हैं जो कि वेशम या फिर मेकअप का 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पच्चा, कत्ती, टाडी, करी और मिनुक्का ये सभी शामिल हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुराग ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं तो केंद्रीय युवा और कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के कोल्डम वरमाना में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र में रोइंग जो कि कैनोइंग और कायाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 40 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो रोइंग, कैनोइंग और कायाकिंग में भाग लेंगे। यह केंद्र अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है और यहाँ जो कि खिलाड़ियों को छात्रावास और प्रशिक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध है। ग्राम सेवा योजना किस बैंक ने शुरू किया था? तो SBI ने शुरू किया था, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, बात करते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के 6 राज्यों में SBI फाउंडेशन के ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस साल गांधी जयंती पर भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की कि SBI ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे जो कि चरण के तहत पूरे भारत में 30 जो कि दूर दराज के गांवों को गोद लेगा। बैंक हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आकांक्षी जिलों के दूर दराज के गांवों को गोद लेगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? समर ऑफ सोल को दिया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मानव शरीर में जो कि फ्लैट हड्डी कौन सी होती है? तो ये ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। चलिए बताते हैं, फ्लैट या फिर चपटी हड्डियाँ या अस्थियाँ जो कि स्पॉन्जी अस्थि की केंद्रीय परत की बनी होती है, जो कि रीढ़ अस्थि की 2
ब्राह परतों के बीच लकड़ी लटकी रहती है या फिर लकड़ी रहती है, इस करके था। उदाहरण के लिए पसलियाँ एवं कद्दू की हड्डियाँ, सिल्लाकर हड्डियाँ, इनकी संरचना एक बीज की तरह होती है, इसलिए उन्हें जो कि तिल्लाकार कहते हैं। उदाहरण जो कि हथेलियाँ, पैरों आदि का निचला भाग और टखना। ऑप्शन क्या थे एक बार कमेंट करके बता देना। एक प्रश्न आया था कि सह्याद्री किसे कहा जाता है, तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री कहते हैं। तो पश्चिमी घाट ऑप्शंस में रहा होगा तो कर सकते हैं। बात करते हैं तो दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। विश्व में जो कि जैविकीय विविधता के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। एक प्रश्न आया था कि भारत और न्यूजीलैंड के साथ जो कि व्हाइट शिप के लिए कौन सा समझौता हुआ था। तो दोस्तों ये तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में समुद्री क्षेत्रों में आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है, तो व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आपका राइट आंसर होगा, एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस बात की घोषणा रक्षा मंत्रालय के एक बयान जारी करके बताया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हाल ही में न्यूजीलैंड का दौरा किया था। नौसेना प्रमुख जो कि एडमिरल आर हरि कुमार को रॉयल न्यूजीलैंड नेवी द्वारा ने तेतौवा मोआना मारा में आयोजित पारंपरिक पोहिरी समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध है। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी सूची जो कि राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही सब प्रश्न से देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है, तो जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कुल जनसंख्या की टोटल आय बटे में टोटल किसी भी देश की टोटल जनसंख्या, ठीक है, उसको जो कि डिवाइड करने पे जो भी राशि आती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। एक प्रश्न आया था कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो हमारे ग्रह में निवेश करें, ये इसका थीम था। बात करते हैं तो पृथ्वी दिवस 2022 जो कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, और इस साल विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ठीक है, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें। यह थीम हमें हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवारों, हमारी आजीविका की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर इस ग्रह में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि हरा भरा भविष्य एक समृद्ध भविष्य होता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सिक्किम राज्य को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य बनाया गया, तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं 85वां संशोधन जो कि सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति के आरक्षण के लिए किया गया था। 88वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था जो कि सेवाओं पर कर प्रावधान के लिए। 91वां संविधान संशोधन 2003 में पार्टी परिवर्तन प्रणाली में संशोधन, केवल संपूर्ण पार्टी के विलय की मान्यता, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि अवध की संधि कब हुई थी, तो 16 अगस्त 1775 में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों तो जो कि इलाहाबाद की संधि में ही इसको गिना जाता है, लेकिन दोस्तों इलाहाबाद की पहली जो संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को हुई थी। बात करते हैं यह संधि रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। कंपनी ने कारा और इलाहाबाद के जिलों को अवध के नवाब से ले लिया और अपने इलाहाबाद न्यायालय के रखरखाव के लिए मुगल सम्राट को दे दिया। बात करते हैं दोस्तों तो मुगल सम्राट को जो कि दीवानी अधिकारों के बदले में 26 लाख की वार्षिक पेंशन का वादा किया गया था। निजामत कार्यों जैसे कि सैन्य, रक्षा, पुलिस और न्यायपालिका के कार्यों के बदले में कंपनी को 35 लाख का प्रावधान था। इलाहाबाद की दूसरी संधि जिसको दोस्तों
अवध की संधि बोली जाती है, ये 16 अगस्त 1765 में हुई थी। बात करते हैं इस संधि पर अवध के रॉबर्ट क्लाइव और नवाब जो कि शुजा उद दौला के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1765। अवध, कारा और इलाहाबाद जिलों को छोड़कर नवाब को बहाल किया गया जाना था। नवाब को अवध में अपने खर्च पर एक ब्रिटिश टुकड़ी को बनाए रखना था। वही बात करते हैं कंपनी को अवध प्रांत में मुक्त व्यापार अधिकार दिए गए थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2022 का एशिया कप किसने जीता है। दोस्तों महिलाओं का पूछा था या पुरुषों का, कमेंट करके बताइएगा। तो अगर पुरुषों का पूछा गया होगा तो श्रीलंका ने 6वीं बार जो कि एशिया कप जीता था 2022 में, उसने पाकिस्तान को हराया था। वही बात करते हैं 2022 का महिला एशिया कप, भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार खिताब पर कब्जा किया था। तो मैंने दोनों बता दिया। अगर महिला का पूछा गया होगा तो भारत जीती थी, पुरुष का पूछा गया होगा तो फिर श्रीलंका ने जीता था। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रमंडल खेल में इसमें से किस खेल में भारत ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। दोस्तों इसका ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बताइएगा दोस्तों, ठीक है। पूरा राष्ट्रमंडल खेल 2022 का पूछा था या फिर पूरे राष्ट्रमंडल खेलों को मिला के पूछा था, क्या पूछा था, एक बार कमेंट करके बता देना। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पटसन या फिर जूट के लिए कैसी मिट्टी और कैसे मौसम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, रहा होगा आपको। चलिए मैं इसके लिए बता देता हूँ। इसे स्थिर पानी के साथ साथ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो एक तो मिट्टी आपका पता चल गया कि जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसे बुआई अवधि के दौरान अधिकतम तापमान जो कि अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। पटसन गर्म और गीली जलवायु को बढ़ाने के लिए उपयुक्त जलवायु मानसून है। इसकी सफल खेती के लिए जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री तापमान और 70% से 80% सापेक्ष आर्द्रता का आवश्यकता होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। ऑप्शन एक बार कमेंट कर देना। एक प्रश्न आया था कि प्रथम 5 पंचवर्षीय योजनाओं के लिए थीम क्या लगाई गई थी। तो तेज और अधिक समावेशी विकास, ये यही था दोस्तों। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए यही थीम लागू होती थी। बताइए कमेंट करके, ये था या फिर नहीं था, फिर क्या था, क्या पूछा था, कमेंट करके एक बार बताना। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये भी जो कि अभी शंका में ही है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कि 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुआ। 2026 का पूछा था या फिर 2028 का, कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिए। चलिए मैं दोनों बता देता हूँ। 2026 का जो कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलाना और कोर्टियाना में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चे ने हमको बोला कि लॉस एंजलिस जो कि उसका राइट आंसर है। तो दोस्तों लॉस एंजलिस में जो कि होने वाला है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का होने वाला है। वर्ष 2028 में प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय बहु क्रीड़ा प्रतियोगिताएं इस सत्र के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को लॉस एंजलिस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाना है। तो लॉस एंजलिस में जो होगा वो 2028 का होगा। तो कमेंट करके एक बार जो कि ज़रूर कर दीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन अनुसूचित से संबंधित है। कौन सी अनुसूची थी, कौन सी क्या था दोस्तों, एक बार ज़रूर बताइए। अनुसूचित, अनुसूची या फिर अनुसूचित था दोस्तों। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न था। एक प्रश्न नदियों से रिलेटेड था कि मैदानी भागों में क्या बनाती है। ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया दोस्तों, इसका भी एक बार जो कि आप लोग रिव्यू करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस आया था दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा देश जो कि क्वालिफाई नहीं किया था। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, क्या उसमें भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम था ऑप्शंस में। अगर था तो ये दोनों देश जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए। चलिए क्वालिफाई देशों का नाम मैं बता देता हूँ। जैसे कि ग्रुप ए में था नीदरलैंड, सेनेगल, ठीक है, इक्वाडोर और कतर था। ठीक है, वहीं बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप बी का। ठीक है, ग्रुप बी में बात करते हैं तो ग्रुप बी में इंग्लैंड था, संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि IR ईरान था और वेल्स था। वहीं ग्रुप सी की बात करते हैं तो अर्जेंटीना, पोलैंड जो कि मैक्सिको और सऊदी अरब था। ग्रुप डी की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप डी में कौन सा, तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तुनीसिया और डेनमार्क था। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रुप ई में। तो ग्रुप ई में जापान, स्पेन, जर्मनी, कोस्टा और रिका था।
वही बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप एफ में, ठीक है। ग्रुप एफ में जो कि मोरक्को, क्रोएशिया, बेल्जियम और कनाडा था। वही बात करते हैं दोस्तों ग्रुप जो कि जी में, तो ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, कैमरून और सर्बिया था। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रुप एच में, तो पुर्तगाल, जो कि कोरिया रिपब्लिक और उरुग्वे और घाना, ये सभी दोस्त शामिल थे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कहीं पे भी इंडिया और जो कि इटली का नाम नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी देश अगर आपके ऑप्शंस में था तो वो फिर आपका राइट आंसर होगा। कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा इंदिरा सागर बांध किस राज्य में जो कि और किस नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया था जो मध्य भारत से पश्चिम भारत में बहती है। परियोजना की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1984 में रखी गई थी, लेकिन मुख्य बांध का निर्माण वर्ष 1992 में शुरू हुआ था। यह वर्ष 2003 में पूरा और वर्ष 2005 से चालू किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पम्पास घास के मैदान किस देश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना में। बात करते हैं एक प्रश्न आया था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो कि सीधा दिशा में चलने के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, ठीक है। अनुमस्तिष्क आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अनुमस्तिष्क से रिलेटेड सभी चीज़ें। यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह आपके अनुमस्तिष्क के ठीक नीचे और आपके मस्तिष्क के स्तंभ के ऊपर हिस्से जो कि ऊपरी हिस्से के पीछे पाया जाता है। यह आपकी खोपड़ी के आधार पर वह क्षेत्र है जहाँ पे आपका सिर आपकी गर्दन से मिलता है। यह तेज़ी से मांसपेशियों की गतिविधियों जैसे कि दौड़ना, टाइप करना और यहाँ तक कि बात करना भी नियंत्रित करता है। वही बात करते हैं दोस्तों सभी गतिविधियाँ प्राकृतिक में अनैच्छिक होती हैं, लेकिन कभी कभी इसमें जो कि प्रारंभिक अवस्था में सीखना शामिल हो सकता है। जो कि अनुमस्तिष्क आपके मस्तिष्क के कुल आकार का लगभग 10% भाग होता है। वही बात करते हैं दोस्तों मस्तिष्क स्तंभ की, तो मस्तिष्क स्तंभ रीढ़ की हड्डी के शीर्ष पर मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। मस्तिष्क स्तंभ वह संरचना है जो मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी और अनुमस्तिष्क से जोड़ती है। यह अवरोही क्रम में 3 खंडों से बना है जो कि मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, जो कि यहाँ पे दोस्तों आप इसको बोंगो गटा या फिर यह जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि श्वास, चेतना, रक्तचाप, हृदय गति और नींद, ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और होता है, यहाँ से आप इसको भी याद कर सकते हैं, आगे आपसे पूछा जा सकता है। प्रांत अस्था यह मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत है जो कि मुख्य रूप से ग्रे मैटर से बनी होती है। यह मानव मस्तिष्क की सबसे प्रमुख दृश्य विशेषता है और यद्यपि यह केवल कुछ मिलीमीटर मोटी, इसमें जो कि मस्तिष्क के वजन का लगभग आधा हिस्सा होता है। प्रांतस्था की सबसे बड़ी पैमाने पर मुड़ी हुई है जिससे ग्यारी, ठीक है, ग्यारी नामक लकीरें बनती हैं और घाटियाँ जिन्हें सल्सी कहा जाता है। प्रतंस्था को 2 जो कि अनुमस्तिष्क गोलार्धों में एक बड़े जो कि खांचे द्वारा अलग किया जाता है जिसे कि औसत दर्जे का अनुदैर्ध्य बीदर कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक और होता है दोस्तों जो कि थैलेमस होता है। यह अनुमस्तिष्क जो कि प्रांतस्था और मिड ब्रेन के बीच मस्तिष्क जो कि स्तंभ के ठीक ऊपर स्थित मस्तिष्क के भीतर एक छोटी संरचना है और दोनों के लिए व्यापक तंत्रिका संबंध है। जो कि थैलेमस का प्राथमिक कार्य जो कि अनुमस्तिष्क जो कि प्रांतस्था को मोटर और संवेदी संकेतों को रिले करना होता है। यह नींद, सतर्कता और जागरण को भी नियंत्रित करता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जंगलनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बात करते हैं तो दोस्तों रथ यात्रा या फिर रथ यात्रा या फिर रथ महोत्सव भारत के ओडिशा राज्य की पुरी में आयोजित एक हिंदू त्यौहार है। यह भारत और विश्व में होने वाली सबसे पुरानी रथ यात्रा
यात्रा है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और जो कि स्कंद पुराण और कपिला संहिता में पाया जा सकता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो शुंग वंश की स्थापना दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक इसका शासन था। बात करते हैं तो शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश जो है मौर्य सम्राट का शुंग जो था दोस्तों, ये अंतिम मौर्य सम्राट यानी बृहदर्थ मौर्य के सेनापति थे। उनके दायरे में मुख्य रूप से जो कि पुराने मौर्य साम्राज्य के मध्य भाग शामिल थे, जो कि कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक जो कि मालविका गिन्नीमित्रम के अनुसार शुंग ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को जीता था। राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र यानी बिहार में थी। कुछ समय बाद में इसे मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को देश के जो कि नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास में उनके महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। साथ ही 1998 में उन्होंने भारत के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 10 की पावर 10 होता है, आपका बाइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा, धारिता का एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसे फैराड कहते हैं तथा इसे एफ से निरूपित किया जाता है। इस प्रकार हम 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटे में वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि उदार शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है, तो ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। अनुच्छेद 89 जो कि किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 89 राज्यसभा का एक सभापति होगा। दूसरा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहाँ पे राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है। तो आप कमेंट करके एक बार ऑप्शंस कमेंट कर देना क्या था। सारनाथ में किस प्रकार का चित्र बना हुआ है, दोस्तों ये कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, मुझे नहीं मिल पाया अभी। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित था। अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए एक स्थान आरक्षित रहेंगे। इसे आरक्षित स्थानों की संख्या उसी अनुपात में होगा जो उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों का अनुपात है, और उसका निर्धारण उस क्षेत्र की उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ठीक है, प्रश्न आया था कि उत्तरी पठार या फिर भारत के उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। बात करते हैं दोस्तों, तो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। यह मिट्टी जो कि उत्तरी मैदानों और घाटियों में व्यापक रूप से फैले हैं, ये जमा हुई मिट्टी है और मुख्य रूप से भारत गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा जो कि गाद के कारण गठित होते हैं। ऊपरी और मध्य गंगा मैदान में 2 प्रकार की जलीय मिट्टी अर्थात खदर जो कि न्यू जो कि वैलूबियम और भंगार यानी पुरानी एलुबियम होते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी जो कि रेगूर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है इसको, या दक्कन पठार के एक बड़े हिस्से को जो कि आच्छादित करता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य शामिल है। इसे काली कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ये जो कि अभेद्य, गहरे और चिकने होते हैं, और ये जो कि एल्यूमिनिया मैग्नीशियम, लोहा और चूने से समृद्ध होते हैं। इस पर उगाई जाने वाली कुछ फसलों में कपास, ज्वार, गेहूँ और अलसी आदि शामिल हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों लाल मिट्टी की। ठीक है, यहाँ से लाल मिट्टी की बात करते हैं, तो लाल मिट्टी भारत में जो कि लाल मिट्टी फास्फोरस, नाइट्रोजन और लाइम तत्व की कमी होती है। ठीक है, लाल मिट्टी में भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। यह भारतीय राज्य तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्से में पाई जाती है।
वही बात करते हैं दोस्तों लेटराइट मिट्टी की। तो लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाई जाती है। मिट्टी जो कि मूल्यवान निर्माण सामग्री प्रदान करती है और नारियल, चाय, कॉफ़ी, सुपारी, रबर इत्यादि जैसी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इनको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस क्या थे। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद या फिर गणितज्ञ कह सकते हैं ये थे। इन्होंने योजना आयोग के सदस्य भी थे। और बात आती है दोस्तों कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल 1956 से 61 था, ठीक है, 1956 से 1961 था, वो भी इन्हीं के आधारित पर था, ठीक है, इनके आधारित पर था, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1985 में पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता जो कि भालचंद भास्कर जो कि भागवत थे, जो कि कुश्ती के लिए मिला था उनको, ओम प्रकाश भारद्वाज जिनको मुक्केबाजी के लिए, और OM जो कि नाम्बियार एथलेटिक्स के लिए, इनको 1985 में पहली बार जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शंस जो भी था कमेंट कर लीजिएगा एक बार। सितंबर 2022 में भारत के CDS कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान, और ये दूसरे भारत के CDS हैं। बात करते हैं भारत के पहले CDS जो कि जनरल बिपिन रावत थे, जिनका जो कि हेलीकॉप्टर क्रैशिंग में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भगवत सिंह मान ने मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थे। तो वह एक कॉमेडियन थे। जी हाँ दोस्तों, भगवत सिंह मान जिन्हें कॉमेडियन किंग और जुगनू के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1973, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व अभिनेता, कॉमेडियन और जो कि व्यंग्यकार, जो कि 2022 से पंजाब के 17वें और वर्तमान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह धुरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आम आदमी पार्टी से 2022 से पंजाब विधानसभा में, और 2019 से आम आदमी पार्टी यानी पंजाब के संयोजक यानी मान ने 2014 से जो कि बात करते हैं तो वो संगरूर, ठीक से लोकसभा के सदस्य के रूप में भी काम किया था, जब तक कि उन्होंने 2022 में इस्तीफा नहीं दे दिया। वह जो कि पीपल्स के पूर्व सदस्य और 2012 से 2014 तक पंजाब पार्टी के सदस्य थे। एक प्रश्न आया था कि मुस्लिम लीग ने कब अलग देश की मांग की थी। तो 1940 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग पाकिस्तान राज्य की मांग की थी। यह 1940 तक नहीं था कि लीग ने नए मुस्लिम राष्ट्र के गठन का आह्वान किया जो मौजूदा भारत से अलग होगा। मुस्लिम लीग को डर था कि एक स्वतंत्र भारत में हिंदुओं का वर्चस्व रहेगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा कब पारित किया गया था। तो 1918 आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं तो चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1918 में पारित किया गया था, जब महात्मा गांधी ने किसानों की भूमि पर नील की जबरन खेती को समाप्त करने के लिए 1917 में अपना जो कि ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। यह विधेयक 29 नवंबर 1917 को जो कि मॉड द्वारा विधान परिषद में पेश किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो चंपारण ब्रिटिश भारत में बिहार उड़ीसा प्रांत के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित एक प्रशासनिक जिले का नाम है। गांधी जी अप्रैल 1917 में जिले के जो कि काश्तकारों द्वारा झेली जाने वाली कुरीति के बारे में जानने के लिए वहां गए, जिसे ब्रिटिश बागान मालिकों संपत्ति मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो चंपारण जो कि काश्तकार गांधी को सूचित करता है कि कानून द्वारा अपने जमींदार के लिए अपनी भूमि के प्रत्येक 20 भागों में से 3 को नील के साथ लगाने के लिए बाध्य था। इस प्रणाली को जो कि 3 कठिया कहा जाता था। बात करते हैं दोस्तों तो गांधी जी के सत्याग्रह या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का जन्म चंपारण में हुआ, जब उन्होंने पहली बार अंग्रेजों को जमींदारों की क्रूरता के खिलाफ चुनौती दी, जिन्होंने किसानों को निराशाजनक परिस्थितियों में नील उगाने के लिए मजबूर किया। विचलित ब्रिटिश सरकार ने किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया था। बात करते हैं तो चंपारण कृषि विधेयक पारित किया गया और किसानों की दुर्दशा में
तुरंत सुधार हुआ। समय के साथ सत्याग्रह पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रज्वलित किया, जो कि अंततः भारतीय स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। बात करते हैं दोस्तों, तो इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी को बापू, पिता और महात्मा यानी महान आत्मा के रूप में जाना लगा था। वही बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह को शुरू करने के लिए 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं बात करते हैं, दांडी मार्च को नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो अहिंसक सविनय अवज्ञा कार्य का और इस आंदोलन का नेतृत्व जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था। एक प्रश्न आया था कि स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुआ था, तो 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। बात करते हैं, तो स्टार्टअप इंडिया योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसे 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एक प्रश्न आया था कि एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन है, वुलर झील आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक मानी जाती है। यह जम्मू और कश्मीर में बांदीपोरा जिले में स्थित है। यह जो कि टेक्टोनिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बनता है। यह झेलम नदी का विस्तार है। यह जम्मू और कश्मीर की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। टुलबुल परियोजना झील के मुहाने पर स्थित है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है, किरेन रिजिजू आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ऑप्शंस क्या था कमेंट करके एक बार बता देना। जो कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि बांसुरी काष्ठ वाद्य परिवार का एक जो कि संगीत उपकरण है। नरकट वाले काष्ठ वाद्य उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक जो कि एरोफोन या फिर बिना नरकट वाला वायु उपकरण है जो एक छिद्र के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न करता है। हॉर्न जो कि बोस्टल सैस्य के उपकरण वर्गीकरण के अनुसार बांसुरी को तीव्र आघात एरोफोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आप कमेंट करके बताना। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है, ये पूछा था। तो रसायन विज्ञान और भौतिकी में डाल्टन का नियम या फिर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के कुल दाब तथा उन गैसों के आंशिक दाब के संबंध में है। इस नियम के अनुसार परस्पर क्रिया न करने वाले गैसों का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। जैसे कि डाल्टन ने यह प्रयोग का नियम जो कि 1801 में किया था। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है, तो दोस्तों अपना ऑप्शंस कमेंट करिए। प्रत्यक्ष कर आपको बता देते हैं जो कि आयकर, कॉरपोरेट कर, संपत्ति कर, भाग कर और उपहार कर ये सभी शामिल हैं। सुमेलित करने के लिए एक प्रश्न आया था दोस्तों जिसमें बजरंग पुनिया का संबंध पहलवान से, यश धूल किस खेल से संबंधित है, इनका डैश डैश दिया था या फिर पूछा था, तो ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, यश धूल जो कि अभी हाल ही में इनको अंडर 19 क्रिकेट टीम का भारत का कैप्टन भी बनाया गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था, तो यूएई में हुआ था यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। बात करते हैं श्रीलंका की आर्थिक, पहले ये श्रीलंका में होने वाला था लेकिन श्रीलंका की आर्थिक राजनीतिक स्थिति को देखते हुए जो कि आईसीसी ठीक है, जहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, आईसीसी ठीक है, आईसीसी ने एशिया कप 2022 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में कराने का निर्णय लिया गया। टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार जो कि ये मुकाबला अपने नाम किया था। दोस्तों कुछ प्रश्न मुझे और मिले हैं जो कि लेट से मिले हैं, बताइए क्या प्रश्न मुझे डाउट थोड़े लग रहे हैं, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सही है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल पूछा था, क्या पूछा था या नहीं कमेंट करके बताना है बस आपको। एक राजस्थान के मिट्टी के बारे में पूछा था, क्या यही प्रश्न पूछा गया था, कमेंट करके बताना। उदय शंकर किससे संबंधित है यानी कौन से वाद्य यंत्र से, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, और महिला T20 वर्ल्ड कप जो कि हाल ही में हुआ ये किस देश में हुआ। क्या दोस्तों ये प्रश्न भी आए थे, एक बार कमेंट करके ज़रूर
बता दीजिएगा। थोड़े लेट से मिले हैं दोस्तों, इसलिए मैं इनको ले नहीं पाया। बाकी दोस्तों थोड़े डाउट भी था, तो एक बार कंफर्म कर देना, तो मैं ऑल शिफ्ट में इन प्रश्नों को ले लूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।